हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है एडा का यूनिट नंबर 3 वीडियो होने वाला है, जिसमें हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एंड मैं बता दूं कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूं, सो जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड आपका जो एग्ज़ाम है मैं बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब है। आपका एग्ज़ाम है 5 तारीख को। एंड 5 तारीख को, एंड आज 3 तारीख है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी टाइम से पहले। एंड मेरी थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी, दैट्स वाई कल का 2 अगस्त का गैप हो गया। तो कोई नहीं, बट अपन कवर कर लेंगे। आज 3 अगस्त है, हम 3 अगस्त तक कोशिश करेंगे कि आपकी 3rd 4th 5th यूनिट अपलोड करने की सोच रहे हैं। ठीक है। सो नाउ अब आपको मैं बता दूं कि आपका जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिसको हम डीपी के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपी। तो डीपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है एंड ये मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। सो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पुराने लेक्चर देखाओ, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो सबसे पहले हम डीपी का ब्रेक डाउन समझते हैं। तो ये डीपी हो गया। डीपी के बाद आता है डीपी में डायनेमिक प्रोग्रामिंग, देन डीपी के बाद स्ट्रेटजी, क्या आएगा, स्ट्रेटजी। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन, एंड लास्ट में ऑप्टी लिखे दे रहा हूँ इसमें। ठीक है। लास्ट में मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या, मिन एंड मैक्स प्रॉफिट। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब सुन लो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सब प्रॉब्लम विल बी ओवरलैप, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व बी रिपीटेड। ठीक है। इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग इट इज जनरेटेड टू गिव ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्या देता है भैया, हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। तो देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन। तो मैं आपको बताऊंगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है हमारा, 0-1 नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड फिर आपका है मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम लगा देते हैं। ठीक है। फिर आपका है रिलायबिलिटी डिजाइन, एंड लास्ट में है आपका फ्लॉड वॉर्सल एल्गोरिथम, एंड इसको क्या बोलते हैं, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। सो ये क्वेश्चन होने वाला है आपका, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, एंड टेंशन देनी होती है ना कि लेनी होती है। सो आई होप तुमको समझ में आए, इस वजह से मैं तुमको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एंड कोशिश करूंगा अपनी साइड से कि मैं तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। एंड देखो, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को लिखे हैं। न्यूमेरिकल्स मैं तुमको नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊंगा, जो कि अलग सेक्शन होता है, यू नो। एंड अगर जो नहीं जानते उनको बता दूं कि हम यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, इम्पॉर्टेंट तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, बट उसके साथ क्या पढ़ाते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट समझना हमको, किसके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। सो सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझते हैं, एंड फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से सुनना कि जो हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ये एक एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। क्या है, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में तोड़कर सॉल्व करते हैं। एंड हर सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक बार कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े, रिपीटिशन ना हो, एंड टाइम ज़्यादा ना लगे। तो दैट्स वाई, और हमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और मेमोरी हमारी फालतू में वेस्ट ना हो। क्योंकि ध्यान से सुनना कि अगर हम एक ही चीज़ का जो कैलकुलेशन अगर वो बार बार करके स्टोर करेंगे, तो क्या होगा कि भैया स्टोरेज ज़्यादा लगेगी। ठीक है। एंड टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सपोज मान लो 50 बार आया कि 5 × 2 करना, तो हम एक बार हमने 10 स्टोर कर लिया है। ठीक है। बट एक चीज़ बताओ, जितनी बार हम 5 × 2 10, 5 × 2 = 10 स्टोर करेंगे, तो उतना टाइम लगेगा 5 × 2 करने में, एंड उतना हमको क्या लगेगा, स्टोरेज लगेगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, एंड आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझ में आएगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में तोड़कर सॉल्व करता है, और हर प्रॉब्लम का, हर सब प्रॉब्लम्स का क्या करता है, सॉल्यूशन को स्टोर करता है, ताकि
कैलकुलेशन वही कैलकुलेशन बार बार रिपीट न करनी पड़े, एंड दूसरी चीज़ हमें स्टोरेज बहुत कम लगे। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का काम क्या है, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का काम क्या है, ठीक है। एंड नाउ अब बात करते हैं भैया कि अब बात करते हैं हम किस चीज़ का। सो नाउ अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वाले ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व करना, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, रिपीटेड या रिडंडेंट कैलकुलेशन को अवॉइड करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। तो देखो तुमको पर्पस समझ में आ गया होगा कि डीपी जो है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसका क्या है, उसका क्या है भैया, पर्पज क्या है। दो पर्पज हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वाले ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को इफिशिएंटली क्या करना, सॉल्व करना, एंड रिडंडेंट रिपीटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करना। अब देखो वर्किंग क्या, डीपी हमारा कब एप्लीकेबल है, तो डीपी हमारा तब एप्लीकेबल होती है जब प्रॉब्लम्स में दो प्रॉपर्टी हो, मतलब ऑप्टिमल स्ट्रक्चर समझाता हूं कि क्या होता है, ठीक है, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो देखो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमल स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। सो अब ध्यान से समझेंगे कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमल ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एंड आपका ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सो देखो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बना सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उस जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है हम उसके सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बना सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती है, सेम सब प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व करने पड़ते हैं अगर नेटिव रिकर्सन यूज करें तो यही होता हमारा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है दो अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप। टॉप डाउन मेमोराइजेशन बोलते हैं, एंड बॉटम अप को क्या बोलते हैं, बॉटम अप को हम बोलते हैं क्या, बॉटम अप को बोलते हैं हम टेबुलेशन। तो जो टॉप डाउन होते हैं इसमें क्या होता है कि रिकर्सिव अप्रोच होती है जिसमें रिजल्ट एक टेबल एरे में स्टोर किया जाता है ताकि दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। और जो बॉटम अप होती है इसमें इटरेटिव अप्रोच जिसमें छोटे सा प्रॉब्लम्स से शुरू करके बड़े सब प्रॉब्लम्स में जाते हैं, ठीक है, एंड उनको फिल करते जाते हैं। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ देखो अब ध्यान से समझना कि ग्रीडी वर्सेस डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनेमिक प्रोग्राम। तो जो हमारा ग्रीडी होता है, देखो डिवाइड एंड कॉन्कर प्लस मेमोराइजेशन, जब सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप करते हैं तो हमारा क्या बनता है, डीवी बनता है। तो मतलब ध्यान से समझ लेना कि जो हमारा क्या डिवाइड एंड कॉन्कर है एंड हमारा मेमोराइजेशन हम किसको बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को। जब ये प्लस हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, डीवी बन जाता है। एंड जो हमारा ग्रीडी है वो लोकल बेस्ट चॉइस होती है, नो रिविजिट नो ओवरलैप चेक। तो ये समझ गए होगे आप। एंड नाउ अब बात करते हैं किसका, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें कोई ओवरलैप नहीं होता, इसमें कोई स्टोरेज की नीड नहीं होती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। तो ओवरलैप सब प्रॉब्लम्स एंड रिजल्ट स्टोरेज एंड रीयूज करते हैं। जो हमारा रिजल्ट होता है उनको हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं एंड रीस्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात समझना, अब कैरेक्टरिस्टिक समझने हमको क्या समझना है, कैरेक्टरिस्टिक समझना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है ये बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बनता है। मान लो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमने इसको ब्रेक किया छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में एंड देन हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या हुआ, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होता है, सेम सब प्रॉब्लम को मल्टीपल बार सॉल्व नहीं करना पड़ता है और नाइव अप्रोच यूज करते हैं। इट मीन्स हम उसको स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। डीपी जो देखो हम इसको स्टोर करते जाते हैं एंड स्टोर करने के बाद क्या करते हैं कि उनको रीयूज करते जाते हैं, ठीक है। सो अब बात समझना कि अब डीपी हमेशा ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन गारंटी करती है। ग्रीडी, ठीक है, जो हमारा डीपी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो हमेशा ग्लोबल सॉल्यूशन गारंटी करती है, ठीक है। एंड अब आप पढ़िए
type and component. So there are two type of first is top up and second is bottom up. Top down also known as memoization and bottom up is also known as tabulation. ठीक है, तो जो हमारा टॉप डाउन होता है वो रिकर्सिव प्लस कैचे रिजल्ट टेबल में होता है एंड बड़े प्रॉब्लम से छोटे की तरफ जाता है। ठीक है, बड़े प्रॉब्लम से कहाँ जाता है, छोटे की तरफ जाता है। एंड जो हमारा बॉटम अप होता है ये इटरेटिव टेबल को छोटे से बड़े तक फिल करना एंड छोटे सब प्रॉब्लम से बड़े की तरफ जाता है। देखो जो हमारा टॉप डाउन है वो बड़े से छोटे की तरफ जाता है एंड बॉटम जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जाता है। आई होप आपका जो ये डाउट होगा बहुत क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज का डिप के एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पॉलिनोमियल में रिड्यूस करता है। जो हमारा एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको पॉलिनोमियल में रिड्यूस करता है, हमेशा ऑप्टिमल ग्लोबली बेस्ट सॉल्यूशन की गारंटी करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज का एक्स्ट्रा मेमोरी टेबल एरे चाहिए होता है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एंड सभी प्रॉब्लम्स डीपी से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग जरूरी है। अब ध्यान से सुनना इसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ जिसको फ्लड रिवर्सल बोलते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाइडली यूज होती है। तो भैया अब हमको इसके क्या सॉल्व करने हैं, देखो मैं बताता हूँ इसके क्या सॉल्व करने हैं। अब इसके 4-5 एप्लीकेशन है जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है हमारा कौन सा, पहला है हमारा 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम, देन फिर है हमारा मल्टीग्राफ एंड थर्ड है रिलायबिलिटी डिजाइन एंड फोर्थ है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे प्यारा मेरा फ्लड रिवर्सल मेथड। ठीक है, तो फ्लड रिवर्सल मेथड भी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सो चलो अब हमारा कौन सा है 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम पढ़ना है। ठीक, सो अब हमें पढ़ना है 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम एंड ये थोड़ा सा अपोजिट है जो मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया था, वो फ्रैक्शनल एक्सेप्ट प्रॉब्लम था, बट ये 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब यार 0 में क्या होता है, या तो आप पूरा लेंगे या तो आप बिल्कुल, मतलब 0 में क्या होगा कि आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं एंड 1 का मतलब होता है कि आप ले रहे हैं। ठीक है, ऑल पार्ट ले रहे हैं। तो इसका पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें दी गई आइटम्स में से लिमिटेड कैपेसिटी के नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से सिलेक्ट करना है कि टोटल वैल्यू मैक्सिमम हो, लेकिन हर आइटम को या तो पूरा लेना है या तो बिल्कुल नहीं लेना है। फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, इसीलिए 0 और 1 है। तो 0 मतलब होता है कि हम नहीं ले रहे हैं और 1 मतलब होता है कि हम पूरा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउड नहीं है मेरे दोस्त एंड ये प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम बस देखते ही टूट पड़ते हैं। सो प्लीज़ आप लोग ये मत करना एंड कोशिश करना कि आप लोग अच्छे से देख पाओ एंड कर पाओ। ठीक है, एंड बाकी अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब समझना पर्पस, ये डिस्क्रीट आइटम्स के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज कैपेसिटी में मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना होता है। ठीक है, अब देखो डीपी टेबल, अब ध्यान से समझना, ये हमारा आ गया क्या, डीपी टेबल DPIW। ठीक है, DPIW मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको, बनाया जाता है जहाँ पे आई जो होता है वो पहली आइटम को कंसीडर किया जाता है। जो देखो हमारा जो आई होगा वो क्या होगा, वो पहली आइटम को कंसीडर किया जाएगा एंड W जो होगा हमारा करंट वेट होगा एंड हर आइटम के लिए 2 चॉइस होती हैं, इंक्लूड करो अगर वेट फिट हो या एक्सक्लूड करो, जो भी ज़्यादा वैल्यू दे वही चूज़ करो, जो मतलब मैक्सिमम हो वही चूज़ करना। तो ये हमारा एक क्या है, फॉर्मूला है एंड DPIW इज इक्वल टू मैक्स I-1W एंड इसके साथ वैल्यू क्या है, I प्लस DP एंड W माइनस वेट I। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा एंड आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा कि आपको याद रहेगा। तो ये टाइप से प्रॉब्लम हमें यूज़ करनी है कि 0 से लेके लास्ट तक जाना है। ठीक है, तो देखो 0 भी होगा, 0 के बाद 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड 4 भी होगा एंड 5 भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब ध्यान से समझना किसकी बात करनी है हमको। सो कैरेक्टरिस्टिक, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू W, जहाँ n होगा वहाँ आइटम होगा और जहाँ W होगा वहाँ कैपेसिटी होगी। ग्रीडी अप्रोच जैसे फ्रैक्शनल एक्सेप्ट में यहाँ कम नहीं करता है
एंड डीपी जरूरी है। अब देखो इसके टाइप समझ लो, आइटम सिलेक्शन फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता है, या तो पूरा लो या तो बिल्कुल ना दो। देखो ये फ्रैक्शनल एक्सेप्ट का प्रॉब्लम है, एंड या तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 होगा, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं इन दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो हमारा आइटम सिलेक्शन होता है फ्रैक्शनल एक्सेप्ट में क्या होता है, या तो आप फ्रैक्शन अलाउड कर सकते हो, बट जो हमारा 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम है उसमें फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम बताते हैं आपको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें जो फ्रैक्शन एक्सेप्ट है इसमें हम ग्रीडी को अलाउड कर देते हैं, बट जो हमारा 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम है इसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अलाउड करते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसमें ग्रीडी वाले में होता है, एंड डायनेमिक वाले में होता है ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो एडवांटेजेस है, एंड प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड में भी हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन गारंटेड डिस्क्रीट आइटम के साथ भी होता है, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा सूडो पोलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कैपेसिटी W बहुत बड़ा हो तो स्लो हो सकता है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन क्या, रिसोर्स एलोकेशन, कार्गो लोडिंग मतलब इंडिविजुअल आइटम्स, और बजट इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, डिस्क्रीट प्रोजेक्ट में 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम ही यूज होती है। तो ये देखो हमारा हमारा जो 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम है ये यहाँ पे खत्म होता है, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है, नॉट पूरा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हम तुमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मान लो कि हमारे पास एक 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम है। देखो मैं तुमको बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू हर पहले तुमको एक एग्जांपल बताऊंगा, देन फिर तुमको क्या बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम है, तो मान लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो OBG हमारे पास है 1, OBG हमारे पास है 2, OBG हमारे पास है 3, एंड OBG हमारे पास है 4। तो हमारे पास 4 OBG हैं, एंड P मतलब प्रॉफिट, W मतलब वेट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड पहला प्रॉफिट क्या है, मान लो हमने X1 ले लिया, X2 ले लिया, X3 ले लिया, X4 हमने ले लिया, ये हमारे 4 प्रॉफिट। वेट है हमारा W1, W2, W3, W4, ठीक है। एंड अब ध्यान से सुनना, व्हेन कैपेसिटी इज मोर मतलब तो क्या होगा, समीशन एक्स W1 सॉरी समीशन X1 W1 लेस देन इक्वल टू M। अब ये M क्या है भैया, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, एंड जिनने यूनिट नंबर 2 देखी होगी वीडियो, मेरे को मालूम है उनको पता होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा M होता है वो कैपेसिटी ऑफ बैग होता है। क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बैग। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा 0 है, 0 मीन्स वी कैन नॉट टेक फ्रैक्शनल पार्ट, नॉट इंक्लूडिंग एट ऑल, ठीक है। हम यहाँ पे 0 मतलब ये है कि हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेंगे, या तो हम मतलब 0 मतलब हम पूरा स्किप कर रहे हैं भैया, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं ले रहे हैं। और जो हमारा इसका 1 पार्ट होगा 0 1, देखो 0 का मतलब समझ गए, 1 का मतलब समझो, मीन्स वी टेक ऑल पार्ट, मतलब हम एक में उसका पूरा पार्ट उठा रहे हैं। अब इसमें 2 मेथड उठते हैं 0 1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम को। सो फर्स्ट इज टेबुलेशन मेथड। सो टेबुलेशन मेथड, ठीक है, टेबुलेशन मेथड। एंड सेकंड वन इज सेट मेथड। सो क्या है, सेट मेथड। अब मैं इनमें से आपको दोनों पढ़ाऊंगा, एंड जो आपकी मर्जी हो सो प्लीज आप कर लेना। बाकी जो हमारा इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं वो तो समझा ही रहा हूँ, ठीक है। अब पहले मैं आपको मतलब क्या पढ़ा दूं, पहले मैं आपको टेबुलेशन मेथड पढ़ा दूं, या हम आपको क्या पढ़ा दें, टेबुलेशन। तो मैं आपको सबसे पहले टेबुलेशन पढ़ाता हूं। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके सामने ले जा रहा हूं। देखो वीडियो लेंदी हो प्लीज मेरे को मत कहना, बाकी मैं आपको 0 टू हीरो समझाने वाला हूं कि पेपर में आपसे बन जाए, ठीक है। तो नाउ हमारा पहला है M है, M की कैपेसिटी, M मतलब कितना, कैपेसिटी ऑफ बैग कितना है, 4 है, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 4, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4 है। एंड प्रॉफिट कितना भैया, प्रॉफिट
प्रॉफिट कितना है तो ध्यान से सुनना, 1256। अब 2345 ये हमारा वेट है। अब भैया हमको एक बात बताओ, वो आपने टेबल दिखाई थी ना, कौन सी टेबल दिखाई थी, ये वाली टेबल दिखाई थी। अब ये टेबल कैसे बनेगी, तो देखो वी कैन क्रिएट टेबुलेशन टेबल। तो टेबुलेशन टेबल में क्या होता है, 0 to 8 कॉलम होंगे, बिकॉज कैपेसिटी कितनी है 8। अब ये तुमको कैसे पता चला कि 8 कॉलम बनेंगे, भैया बताता हूं कैसे बनेंगे। देखो 8 कॉलम इसलिए बनेंगे क्योंकि, 1 मिनट, 8 कॉलम इसलिए बनेंगे क्योंकि जो हमारा कैपेसिटी है बैग की वो कितनी है, 8 है भैया। कितनी है, 8। अगर यहीं आपकी बैग की कैपेसिटी 50 होती तो आप कितनी बनाते, 50 बनाते कॉलम्स, ठीक है। अगर यहीं आपके बैग की जो क्या होती, बैग की जो कैपेसिटी होती 50 होती तो आपको 50 बनानी पड़ती। तो हमारे पास कॉलम्स कितनी आ रही हैं, मैं लिख रहा हूं, अब कॉलम्स आ रही हैं हमारे पास 8। अब रो कैसे सिलेक्ट करेंगे भैया कि हमारे पास रो कितनी बनेगी, तो देखो हमारे पास कितनी रो बनेगी, जो हमारा रो कितनी बनेगी, वो बनेगी 4, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4। तो हमारे पास 4 रो बनेंगी एंड हमारे पास कितने बनेंगी, हमारे पास कितने बनेंगे कॉलम्स, 8। सो नाउ वी आर क्रिएटिंग 8 कॉलम्स एंड 4 रोज, ठीक। सो ये मैंने टेबल क्रिएट कर ली है, अब मैं इसको समझाने बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में तुम्हारा क्या होने वाला है, देखो ये वेट है तुम्हारा, ठीक है, जो ये जा रहा है लाइन, ये पूरा वेट है 0 से 1 2 3 4 7 8। एंड ये तुम्हारा जो मतलब, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 0 सब में क्या लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास 1 2, कितना 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने, 4। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे प्रॉफिट में, प्रॉफिट में फिल करेंगे 0 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देखो, सबसे पहले स्टेप समझना, स्टेप्स नंबर 1, पहले 0 ऑब्जेक्ट के लिए 0 प्रॉफिट हो गए, ठीक है। तो जो हमारे पहले 0 ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए हमारे 0 प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान से हम यहाँ पे 0 ऑब्जेक्ट भर दे रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, पहले स्टेप्स के लिए 0, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए लेंगे, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट के लिए क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हम सेकंड के लिए लेंगे, देन 1 एंड 2 बोथ ऑब्जेक्ट का वेट, वेट क्या करेंगे, वेट लेंगे एंड प्रॉफिट लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट 3 लेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेंगे अगर कैपेसिटी में है तो, ध्यान से समझना, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अगर चीज़ें बन गई तो ध्यान से समझना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, सो अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वेट और प्रॉफिट लिख लिया। तो अब एक मैं तुमको सिचुएशन बता रहा हूँ, जो मैंने तुमको स्टेप्स बताए थे कि हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, 0 ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारा वेट 0 पे हमने 0 भर दिया, एंड प्रॉफिट पे जो हमारा 0 प्रॉफिट था उस पे भी हमने 0 भर दिया। एंड देखो हमारे पास कैपेसिटी ऑफ बैग मतलब m बराबर कितना है, 8 है, दैट्स वाई हमने 8 कॉलम बनाए हैं। एंड हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 हैं, दैट्स वाई हमने 5 रोज बनाई हैं। तो 0 प्रॉफिट तो नहीं है, बट 0 प्रॉफिट कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि जब तुम ये टेबल फिल करोगे, जैसे तुमने एक रो पूरी 0 फिल कर दी, एक कॉलम फिल कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 के लिए 0 कर दो, 0 प्रॉफिट कर दो, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब तुम क्या करोगे, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एंड मैंने शायद प्रॉफिट गलत लिख लिया क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट 2 के लिए प्रॉफिट 1 ही है, ठीक है। तो अब हम एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट देखोगे तो आपको ये सब नहीं देखना है, मतलब ऑब्जेक्ट 2 नहीं देखना, 3 नहीं देखना एंड 4 नहीं देखना। सो नाउ क्लियर। तो अब हम भरेंगे यूनिट, मतलब अब हम क्या भरेंगे कि अब हम भरेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वेट कितना है, वेट है हमारा 2, ठीक है। सो वेट हमारा 2 है, ठीक है। सो आई थिंक ऑब्जेक्ट का वेट 2 है, ठीक है, क्या है, वेट 2 है। तो आई थिंक मैंने भर दिया क्या, नहीं, हाँ। तो ऑब्जेक्ट 2 है हमारा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट
2 है तो देखो अब अगर हम वेट नंबर 1 पे अगर आधा भर रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। हम वेट नंबर 2 तक ही जाएंगे क्योंकि जो हमारा वेट है वो कितना है, 2 है। तो हम 2 में ही पूरा भरेंगे क्योंकि कैपेसिटी 8 है, अभी तो कैपेसिटी ख़त्म नहीं हो गई। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, ठीक है। एंड इसके पीछे क्या भरेंगे, ध्यान से सुनना, इसके पीछे हम क्या क्या भरेंगे, 0। एंड अब हम आगे भी 1 1 भरते चले जाएंगे, ठीक, क्योंकि अब हमारे पास इसके लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। सो अब हमारा क्या हो गया, वेट नंबर जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वेट 2 कंसीडर कर लिया हमने, उसको वेट 2 में भर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब जैसे तुमने वेट नंबर 2 में 1 भर दिया तो ये आपको कॉलम आगे तक लेके जानी है जब तक दूसरा नहीं आ जाता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये वेट नंबर 2 है तो इनमें आपको प्रॉफिट की वैल्यू भरनी। जैसे मेरा प्रॉफिट कितना है, 1, तो मैंने ये 1 प्रॉफिट भरा हुआ, ना कि मैंने किसी कोई और चीज़ वैल्यू भरी है। तो प्लीज़ आप लोगों को जो वैल्यू पुट अप करनी है टेबल के अंदर, वो आपको अपने प्रॉफिट की ही वैल्यू पुट करनी, जैसे कि मैंने की है ना। अब सेकंड करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में क्या करना है, अब सेकंड में हमारा वेट कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो 3 वेट है, प्रॉफिट कितना है, 2। सो हमें 3 वेट देखना, 3 वेट ये है हमारा। 3 वेट में हम क्या भर देंगे, प्रॉफिट 2। एंड स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब 4 में कितना रहेगा, 2, ओके। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, वेट 3 और 2 कितना हो जाएगा। देखो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि भैया अब तुमको कौन से दो, पहला और दूसरा देखना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 देखने हैं, ठीक है। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, आपको वही देखने हैं, ऑब्जेक्ट 3 एंड 4 नहीं देखना। नाउ क्लियर। सो देखो, हमने वेट नंबर 3 पे 2 भर दिया, क्या भर दिया, 2 भर दिया, ठीक है। एंड 2 भरने के बाद हम अब एक चीज़ करेंगे कि जो हमारे प्रीवियस है, बिफोर 2 एंड आफ्टर 2, देखो जैसे हमने 1 भर दिया, यहाँ भर दिया 2। अब तुम 2 और 3 को ऐड करोगे तो तुम्हारा वेट कितना आएगा, 5। कितना आएगा, वेट आएगा 5। और इन दोनों का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करोगे 2 और 1 तो कितना आएगा, 3। तो तुम यहाँ पे 3 भर दोगे। नाउ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तुमको सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड रो के लिए तुमको ऑब्जेक्ट नंबर 2 और 1 कंसीडर करना है। एंड रो नंबर 1 के लिए, 1 के लिए, प्रॉफिट नंबर 1 के लिए, रो ऑब्जेक्ट 1 के लिए तुमको रो नंबर 1 कंसीडर करनी है। एंड वेट 2 में 1 फिलअप करना है। जो वेट 2 है, ये वेट 2 में तुमको 1 फिलअप करना है एंड आगे भी चले जाना है, क्योंकि कोई और आगे बचता ही नहीं है। फिर हमें ऑब्जेक्ट 2 के लिए, क्या करना है, 3 में फिल कर देना है, ठीक है। अब 4 वेट में तो 2 ही आएगा एंड आगे 2 वेट में 1 आएगा। अब 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में हमारा वेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम आगे क्या करते जाएंगे, 3 3 3 3। अब हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 3 भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अब हमारा देखना आप, अब सबसे पहले हम क्या फिल कर देंगे, पहले हम फिल कर दे रहे हैं 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 एंड 2 के लिए, 3 के लिए 2 एंड 4 के लिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बिकॉज अब देखना, अब हमारा जो कैपेसिटी ऑफ बैग है वो कितना, 8 है। कितना है, 8 है। एंड अब हमारा 4 के लिए, देखो यहाँ पे 4 वेट के लिए प्रॉफिट कितना, 5। सो हम यहाँ पे कितना भर देंगे, 5 भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 के लिए भी 5 भर देंगे। अब एक चीज देखना, अब 4 और 2 6 हो जाएगा और 4 3 7, तो 7 में तो भर नहीं सकते अभी क्योंकि 6 वेट खाली है। तो 4 और 2 मतलब 1 और 3 ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे तो 5 और 1 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ क्लियर। अब देखो 4 और 3 7 होते हैं और 7 मतलब 2 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो वेट कितना हो जाएगा, 7। और हमारी कैपेसिटी तो 8 है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 2 मतलब कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब हमारी बची लास्ट की रो, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 4। सो ऑब्जेक्ट नंबर 4 के लिए हम सबसे पहले 0 भर देंगे क्योंकि 0 आना नहीं। फिर यहाँ पे 1 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 5 भर देंगे क्योंकि ये तो अब आएगा नहीं। 6 भर देंगे। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो 6 कैसे भर देंगे, 5 भर देंगे।
इनको अभी हटा देते हैं। तो अब ध्यान से देखना, अब हमारा चारों ऑब्जेक्ट मतलब चारों ऑब्जेक्ट ली जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट नंबर 5 में हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, 6। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नंबर 5 में हम वैल्यू पुट करेंगे 6, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जो इसके बिफोर मतलब ये 2, 3 और 4 का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें हम वही वैल्यू सेम सेम लिख देंगे, 5, 2, 1। अब आगे क्या आएंगे, आगे देखो, अब जैसे हम 4, 3, 8 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमें 6 पे चाहिए, तो 6 पे कितना होगा, 6 पे हम लेंगे कितना, कोई हमारे पास कोई ऐसा वेट फिट नहीं हो रहा जो 6 पे हो, तो 6 के लिए हम सेम वैल्यू ऊपर से नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब कोई 7 के लिए वैल्यू है, तो देखो 5 + 2 7 हो जाएगा, इसका वेट भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 के लिए तो 5 और 3 8, मतलब कंप्लीट ले रहे हैं, 5, 3, 8, कैपेसिटी कितनी है 8, तो यहाँ पे हम क्या उतार देंगे 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। वी कैन चेक प्रीवियस नोड, अगर नोड में नहीं है तो ऑब्जेक्ट 4 ही मिलेगा, हमको ध्यान रखना। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। एंड अब एक ध्यान से चीज़ समझ लेना कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया वो कितना आया है, 8 आया है। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कितना मतलब हमारा कितना आया है ऑब्जेक्ट। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हमारा 8, क्योंकि हमें लास्ट का ही देखना है। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 8 है। एंड एक फार्मूला है, अगर आप फार्मूले से भी करना चाहो तो फार्मूले से भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो फार्मूला हमारा क्या है, उसमें डी लिखा था डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स एंड I -1 W I -1 एंड W - W I प्लस प्रॉफिट I, ठीक है। तो देखो जो हमारा W है, मैं तुमको पूरी W मतलब क्या हो जाएगा, वेट, I मतलब क्या हो जाएगा, रो, W मतलब कॉलम, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे W मतलब कॉलम ही होगा भाई, W मतलब कॉलम। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये P मतलब प्रॉफिट, ये W मतलब वेट, I मतलब ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक अब क्लियर होगा। अब एक चीज़ देखना, अब हमारा ये टेबल फिलअप हो गया। अब तुमको क्या करना, x1 x2 x3 x4। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट नंबर 4 पे, हाँ, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं x1 x2 x3। सो हमने x1 ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा 1 ऑब्जेक्ट है वो हमने नहीं लिया, दैट्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड हमने ऑब्जेक्ट 2 को लिया जिसका वेट 3 था, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आएगा हमारा 1, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट लिया है, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट 3 को भी नहीं लिया। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट देखना तुमको, मैक्सिमम प्रॉफिट 8 के लिए हमने कौन कौन से लिए वो बस देखना है आपको, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने ऑब्जेक्ट 1 भी कंसीडर नहीं किया, 2 को लिया है। देखो 5 और 3 कितना हुआ, 8 वेट के लिए हमने कितना लिया है, 8 वेट के लिए हमने लिया है कितना, 5 और 3 वेट, ठीक है। तो x2 ऑब्जेक्ट मतलब लिया है हमने, और x3 हमने नहीं लिया है, एंड x4 हमने लिया है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 1 0 1। सो द आंसर इज 0 1 0 1। आई एम क्लियर, ठीक है, मैं क्लियर हूँ भाई, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ यही लिखना था। सो आई होप तुमको ये 0 1 नेक्स्ट है प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बारी जाके वीडियो को प्रीवियस मतलब थोड़ा सा बैक कर लो एंड जाके चेक कर लो। आई थिंक क्लियर, नाउ क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना भैया, अब हमें बता दो कि क्या पढ़ना क्या है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमको। एंड स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। एंड आगे चलते हैं, क्या है अब हमारे आगे, मल्टी स्टेज ग्राफ। तो मल्टी स्टेज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कभी कभार पूछ भी लिया जाता है एग्जामिनेशंस पे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं मल्टी ग्राफ का प्रॉब्लम। तो मल्टी ग्राफ का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मल्टी ग्राफ का हम एक थ्योरेटिकल पार्ट देख ले रहे हैं, फिर अपन सेम टू सेम क्या देखेंगे, ये न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं।
देखो जो हमारा मल्टी स्टेज ग्राफ है, इसका जो एक सिंगल लाइन में आंसर दूं तो ऑब्जेक्टिव टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट, क्या मिनिमम कॉस्ट। सो देखो मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना होता है इसमें, तो सर चलो अब हम भी अपना मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट देन न्यूमेरिकल पार्ट। तो देखो सबसे पहले बता दूं कि मल्टी स्टेज ग्राफ जो है ये एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। क्या है? डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, जिसमें बट वर्टाइजेस को मल्टीपल स्टेज मतलब मल्टीपल स्टेज में डिवाइड किया जाता है, और एजेस जो होती हैं वो सिर्फ एक स्टेज से अगले स्टेज तक जाती हैं। एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा फर्स्ट स्टेज से डेस्टिनेशन लास्ट स्टेज तक जाता है एंड मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना होता है। तो देखो जो सबसे पहले मान लो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग से हमें एंड तक जाना है। एंड जो हमारा वर्टाइजेस होते हैं, वर्टाइजेस को मल्टीपल सेट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड जो हमारा एज होता है उसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में पुश किया जाता है। एंड जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, एंड फर्स्ट से हमें लास्ट स्टेज तक मिनिमम कॉस्ट पाथ फाइंड करना होता है। ना इसका पर्पज क्या होता है, स्टेज वाइज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, जहां पे हर स्टेज पर एक चॉइस लेनी होती है जो मिनिमम कॉस्ट रूट डिटरमाइन कर दे। ठीक है, नाउ अब इसका वर्किंग समझ लो कि जो डीपी में अप्रोच कैसे, तो डीपी में अप्रोच क्या होती है, बैकवर्ड मतलब राइट टू लेफ्ट, लास्ट स्टेज से मतलब स्टार्ट करके हर वर्टेक्स के लिए मिनिमम कॉस्ट को रीच डेस्टिनेशन में मतलब जो हमारी मिनिमम कॉस्ट रीच डेस्टिनेशन है वहां तक जाते हैं। एंड हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं एंड एक स्टेज पीछे जाते हैं। एंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस्ट वी, ध्यान से समझना, कॉस्ट वी मिनिमम ओवर ऑल एजेस वी यू एंड वेट ऑफ वी और यू प्लस कॉस्ट यू। एंड ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस सोर्स तक रिपीट किया जाता है और पाथ भी ट्रैक किया जाता है। नाउ मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ छोटू सा तो ये डायग्राम है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ये वेटेड ग्राफ है। एंड यहाँ पे एस ए, यहाँ पे क्या इनने रूट फॉलो किया, देखो इनने तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, बट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो यहाँ से हम एस से ए जाएंगे, ए से हम कहाँ जाएंगे, सी जाएंगे, एंड सी से हम डायरेक्ट टी चले गए सॉरी। तो हमारा क्या आया, 1 + 2 + 5। तो हमारा वेट कितना आ गया, मतलब मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 8। सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एजेस जो होती हैं वो सिर्फ एडजेसेंट स्टेजेस के बीच में होती हैं, कोई स्टेप या स्टेज एज नहीं है। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। कहाँ से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है एंड कॉम्प्लेक्स एडवांटेज समझिए, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज डिसीजन प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करता है एंड इफिशियंट पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज, सिर्फ स्टेज स्ट्रक्चर्ड ग्राफ के लिए एप्लीकेबल होता है, जनरल ग्राफ्स के लिए नहीं होता है। एंड रिसोर्स, इसके एप्लीकेशन क्या है, रिसोर्सेज प्लानिंग, स्टेज वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और पाइपलाइन राउटिंग प्रॉब्लम्स में स्टेज ग्राफ में मॉडल यूज होता है। ठीक है, नाउ अब हम इसका क्या समझेंगे, अब हम इसका एक छोटा सा एक डायग्राम से समझेंगे एंड डायग्राम को सॉल्व करके मल्टी स्टेज ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ठीक है, सो चलो अब सीट की पेटियां मान लो, बिकॉज फिर से अब एक ग्राफ बनाना है हमको एंड आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ए, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक आ जाएगा एंड यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन समझाऊंगा दैट्स वाई तुमको सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा एंड एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, नाउ क्लियर। एंड अब हम ए होगा, एक बाद हमारा बी यहाँ पे आ जाएगा, सी, डी कहाँ पे करते हैं, डी 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 ई कहाँ करते हैं, एफ 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 जी एच आई। अब एक तो छूट गया है, यहाँ पे हम रखेंगे एस। तो देखो
हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम एक दूसरा पेन का उपयोग कर लेते हैं। और दूसरा पेन कहाँ पे मिलेगा हमको? भाई क्यों नहीं चल रहा? हाँ, तो देखो, एक गया यहाँ, ठीक है, एक जाएगा यहाँ, एक जाएगा यहाँ, ठीक है, फिर आगे जाएगा बी से यहाँ, बी से जाएगा एच, एच से जाएगा डी, और एच से अब फिर सी से कहाँ जाएंगे हम? सी से जाएंगे हम यहाँ एच पे, एच पे जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे एफ में, एफ में जाने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड से हम ये लगा देंगे एंड ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, क्या है? डायरेक्शन। एंड हम एफ से जाएंगे आई में, एंड आई से जाएंगे हम डी में, डी में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ये डायरेक्शन लगा दूँ पहले इनकी, कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ कि आप बोलो भैया डायरेक्शन तो लगा ही नहीं आपने। फिर हम कहाँ जाएंगे? ए से जाएंगे हम कहाँ पे? यहाँ पे ई में, एंड ई के बाद हम कहाँ जाएंगे? जी में, जी से हम जाएंगे एच में, एंड एच, जी से जाएंगे हम डी में, और फिर बी से हम कहाँ जाएंगे? बी से हम जाएंगे ई में। आई थिंक कहीं पे मैंने रीडू कर देता, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब इनकी हम क्या करेंगे? वेट डालेंगे इनमें, तो ब्लू यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, 3 कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपका दिल करे, एंड 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कितना जाएगा यहाँ पे? 1 के बाद आ जाएगा 7 और 6, 6, 7, 7। तो देखो अब ध्यान से समझना, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा स्टेज नंबर 1 है, ये हमारा स्टेज नंबर 2 रहेगा, ये हमारा स्टेज नंबर 3 रहेगा, एंड ये हमारा स्टेज नंबर 4 रहेगा, एंड ये हमारा स्टेज नंबर 5 रहेगा। सो नाउ क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से समझो। तो हमारे पास कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं, सॉरी 5 स्टेजेस हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा? फॉर्मूला लिखूंगा, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हमको सॉल्व क्या करना है, ठीक है। सो फंक्शन 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 क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा एस एंड एंडिंग पॉइंट हमारा डी। स्टार्टिंग पॉइंट एस, एंडिंग पॉइंट डी। आई होप क्लियर है। तो अब ये हो गया। अब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना क्या? करली ब्रैकेट बड़ा सा। तो अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्या? ए से डी जाएंगे, सॉरी एस से ए जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? एस से ए। कहाँ पे गए? एस से ए गए, ठीक है, ठीक है। ये कॉस्ट हो गई हमारी, डी। फिर फंक्शन ऐड करना, फंक्शन ए से लगा के हमें डी तक जाना, तो फंक्शन ए और डी हो जाएगा। आई होप क्लियर है। फिर सेम टू सेम कॉस्ट हम लेंगे एस से बी तक, और फंक्शन लेंगे बी से डी तक, ठीक है, ये क्लियर है। देखो बी से डी। अब फिर लास्ट में क्या आएगा? मेरे साथ रिपीट करो, एस से सी जाएंगे प्लस फंक्शन सी से कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे। आई होप क्लियर होगा। एंड यहाँ पे भी हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो लास्ट में हमको यही आंसर लाना है। अब देखो, अब हमें 3 चीजें सॉल्व करनी। कितनी? 3 चीजें सॉल्व करनी है। कौन कौन सी? फंक्शन ए डी, फंक्शन बी डी, फंक्शन सी डी। तो चलो अब फंक्शन नंबर सॉल्व करते हैं हम, क्या? ए टू डी, ठीक है। सो देखो, फंक्शन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी है? मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? ए से ई तक। तो अब ध्यान रखना, अब देखो जो हमारे फंक्शन थे, अब तुमको इसको भूल जाना है। एस से लेके ए से लेके बी, ए से लेके सी, क्योंकि हमने ये यहाँ पे लिख दिया। हम इनकी डायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे। कितनी? इसकी कॉस्ट कितनी है? रुक जाओ, मैं अभी लिख देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना जाए। इसकी कॉस्ट कितनी है? 4, और इसकी कॉस्ट कितनी है? 2, इसकी कॉस्ट कितनी? 8। अब हमें सॉल्व करना फंक्शन वालों को। किन को सॉल्व करना? फंक्शन वालों को। तो अब देखो, कॉस्ट जो है हमारा ए ई, अब आएगा ए और ई। गलत कर दिया क्या? सॉरी, मेरे को कॉस्ट लिखना था यार, सॉरी। मैंने मिनिमम 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 करली ब्रैकेट एंड कॉस्ट लिखेंगे हम। कॉस्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे? ए से हमें कहाँ जाना है? ई पे।
ठीक है, ए से हम ई चले जा रहे हैं, ठीक, प्लस अब ई से कहाँ जाएंगे, हम डायरेक्ट डी पे जाएंगे। तो फंक्शन, अब यहाँ पे देखो एक कॉस्ट होगा तो दूसरा फंक्शन होगा, ठीक, एक की कॉस्ट लेनी है दूसरा फंक्शन लेना, जब तक लास्ट तक सॉल्व नहीं कर लेते, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका इज इक्वल टू में आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ मेरे को बताना मेरे बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे मैं पहले 6 लिख देता हूँ, ठीक है, समझना। अब ए से ई की कॉस्ट कितनी है 9, तो 9 प्लस अब फंक्शन ई डी, तो फंक्शन ई डी की हमें कॉस्ट क्या है पता नहीं है, क्या है पता नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो अगर तुमको फंक्शन ई डी सॉल्व करने का है, क्या करने का है, फंक्शन सॉल्व करने का, तो सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं तो बोलूँगा कि सॉल्व मत करो, बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फंक्शन ई डी को हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फंक्शन ई डी को हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हैं, एंड नहीं करना हो तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलती है मेरी जनता, सॉल्व कर दूं या नहीं सॉल्व करूं, बताओ, सॉल्व कर दूं या नहीं सॉल्व कर दूं। आई होप सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक, या बोलो तो लास्ट में कर देते हैं, जैसा बोलो। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 7 और 6 कितना होगा, 13 होगा। तो 13 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22। देखो हमने कंबाइन ले लिया है ई से पूरा डी तक, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, 22, ठीक है। अब नाउ नीचे जाते हैं। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, अब जो हमारा फंक्शन है वो हमें क्या सॉल्व करना है, फंक्शन है हमारा बी डी, बी और डी। ऐसे सेम टू सेम हम मिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनिमम कॉस्ट जो होगी हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, कॉस्ट होगी हमारी बी टू ई, कहाँ से, बी टू ई, ठीक है। दो, अब इसमें दो रास्ते हैं, बी टू ई और बी टू एच, तो हमें दोनों रास्ते लेने पड़ेंगे। सो बी टू ई जाएंगे अपन, एंड सॉरी यार ये क्या लिख जाता है, तो बी टू ई जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बी और ई, ठीक है, बी टू ई जाएंगे, एंड प्लस फंक्शन जो हमारा होगा, फंक्शन हमारा क्या यहाँ होगा, ई से डी तक होगा। तो ई से डी तक हमको वैल्यू पता है, कैलकुलेट करके हमने निकाली। तो फंक्शन बी की कितनी वैल्यू है, फंक्शन बी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो कॉस्ट बी और ई की वैल्यू 1 और ये 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। एंड नाउ अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, दूसरे पास से जाना है, क्योंकि हमको मिनिमम हमारा क्या है, बी टू एच जाना है हमको। तो कॉस्ट ऑफ बी एच, कॉस्ट लिखना भूल गया हूँ तो तुम यहाँ पे कॉस्ट लिख लेना, क्या लिख लेना, कॉस्ट वी टू एच प्लस फंक्शन हमारा क्या रहेगा, फंक्शन हमारा रहेगा एच से डी तक, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा, एच टू डी, एच टू डी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन एच की वैल्यू है 7 एंड बी और एच की है 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। अब हमें इसमें से मिनिमम, सॉरी 13 कैसे आएगा भाई, 13 नहीं आएगा, 20 से एच 3 10 है, ठीक है, 10 लेंगे, 3 है ना यहाँ पे, तो 10 ही होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब हम इसमें से मिनिमम वाले को चूज करेंगे। तो मिनिमम आई होप आपको पता होगा क्या है, 10 है, क्या है मिनिमम हमारा 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिनिमम हम क्या लेंगे 10, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बच्चा फंक्शन, फंक्शन हमारा कौन सा, सी और डी। तो सी और डी में भी शायद 2 पाथ हैं, हाँ देखो, सी से हम एफ भी जा सकते हैं और एच भी जा सकते हैं। तो देखो पहले मैं लिख देता हूँ मिनिमम, दो मिनिमम है, तो मिनिमम, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट होगी हमारी क्या, सी टू एच जा सकते हैं, और कॉस्ट होगी हमारी सी टू हम एफ भी जा सकते हैं, प्लस फंक्शन एंड प्लस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब हम एच से डी जा सकते हैं और एफ से डी जा सकते हैं। तो एच टू डी एंड एफ टू डी इज इक्वल टू, अब इनका कैलकुलेशन करना है। तो देखो सी टू एच कितनी है, वेट के मतलब प्रॉफिट कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, एंड एच टू डी 7 है, तो 7 6 13 हो जाएगा। 13 के बाद यहाँ पे सी टू एफ 5 है और एफ टू डी कितना है, 2 ये हो जाएगा। एफ से आई तक 2 है, आई से डी तक 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब हम मिनिमम क्या उठाएंगे, मिनिमम उठाएंगे इसका, तो इनमें मिनिमम उठेगा हमारा कौन सा, 8। तो ये देखो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें कौन कौन से सॉल्व करने हैं, देखो हमने ए टू डी फंक्शन सॉल्व कर दिया, बी टू डी, सी टू डी कर दिया। अब हमारे पास कौन से हैं नए, ई डी फंक्शन है और एच डी फंक्शन है और एफ डी फंक्शन है। सो नाउ अब हम इनको सॉल्व करेंगे।
सो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, फंक्शन नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, अभी छोटा सा दिख रहा। फंक्शन, अब हमें क्या करना है, ईडी फंक्शन सॉल्व करना, कौन सा, फंक्शन ईडी, फंक्शन ईडी। तो अब फंक्शन ईडी में देखते हैं, तो फंक्शन जो ईडी है हमारा, फंक्शन ईडी, तो कॉस्ट होगी क्या, कॉस्ट होगी हमारी ई से जी तक, और फिर हमें हमारा फंक्शन होगा जी टू डी, ठीक है। तो फंक्शन ईडी, तो फंक्शन ईडी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिन, मिन, और कॉस्ट है हमारी कौन सी, कॉस्ट है हमारी ई टू जी, आई थिंक क्लियर हूँ मैं, हाँ ई टू जी, एंड फंक्शन, फंक्शन जी से लगा के डी तक हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो फंक्शन ई डी, फंक्शन 7 और 6, तो देखो ये वाली कॉस्ट कितनी है, आई थिंक 7, मैं याद करके आया हूँ, 7 और 6, तो ये कितना हो गया 13, ठीक है। अब देखो, अब 13 हो गया, अब देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, अब हम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, अब ईडी हो गया, एंड अब एच डी जाना है, क्योंकि देखो यार एच डी जाएंगे तो देखो बी डी वाला पार्ट कर रहे हैं, तो एच डी जाएंगे, तो अब सेम इसमें एच डी भी जाना है हमको, कहाँ जाना है, एच डी, तो एच डी सेम फंक्शन पे है, ठीक है, सेम है। तो अब चलो करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एच डी अगर जाते हैं तो 7 निकलेगा, एंड 7 + 6, ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर हूँ मैं। सो हमारा ईडी वाला पार्ट हो चुका है, एंड हम एफडी वाला पार्ट करेंगे। अब कौन सा, एफडी, बाकी हमारा फंक्शन। सो फंक्शन नंबर एफडी, एफडी में क्या करेंगे, सेम टू सेम, डायग्राम ओपन है अपना, तो मिनिमम कॉस्ट हमारा क्या होगा, कॉस्ट हमारा होगा, कॉस्ट हमारा होगा एफ टू एच होगा, एंड फिर फंक्शन हमारा क्या होगा, एच टू डी होगा, फंक्शन होगा एच टू डी, ठीक, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एंड मिनिमम दो दो पाथ हैं इसके, एफ के दो पार्ट है, ध्यान से देखना, एक एच में जा रहा है, एक आई में जा रहा है, तो एफ टू डी कर दिया, एंड आई टू जे, एफ टू आई करेंगे, तो एफ टू आई कॉस्ट प्लस फंक्शन आई डी, फंक्शन आई डी। अब देखो इनकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू जो है मेरे हिसाब से कितनी है, 8 है, एंड इसकी वैल्यू 7, तो 8 6 12 1 13 ये हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 2, और इसकी वैल्यू 1, तो सॉरी 1 लिखना था, 1, 1, तो हम इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 3, इनमें से मिनिमम कौन सा है मेरा भाई, मिनिमम है 3, 3 मिनिमम है, ठीक है, कितना 3 मिनिमम है, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया, एंड अब एक चीज़ ध्यान देखना, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि अब हमारा जो जीडी बचा हुआ, कौन सा जीडी बचा हुआ है, ये वाला पार्ट जीडी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि देखो कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन जीडी, फंक्शन जीडी, जीडी आएगा क्या, एक चीज़ देखना, जीडी ही, जीडी का 6 ही आएगा, ठीक, फंक्शन जीडी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट, अब कोई हमारे पास फंक्शन बाकी नहीं है, तो जी टू डी कॉस्ट, तो जी टू डी की कॉस्ट कितनी है 6, तो 6 कर देंगे। अब आईडी, फंक्शन आईडी, फंक्शन आईडी, इसका कॉस्ट कितना आएगा, 1 ही 1 आएगा, तो कॉस्ट फंक्शन आईडी, तो कॉस्ट आईडी, तो 1। अब ये चीज़ सॉल्व हो गई, अब हमको जो जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल रही है या नहीं मिल रही, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, फंक्शन एडी, तो फंक्शन एडी की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, देखो, तो अब फंक्शन एडी की वैल्यू कितनी है, फंक्शन एडी, तो फंक्शन एडी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 22, तो पेन को थोड़ा सा मोटा करेंगे, एंड फंक्शन एडी की वैल्यू कितनी मिल रही है भैया 22, तो इसको यहाँ पे लिख दो 22। फिर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए है, फिर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, फंक्शन वीडी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, फंक्शन वीडी, फंक्शन बीडी, तो फंक्शन बीडी की वैल्यू, फंक्शन फंक्शन सी डी की वैल्यू, एंड फंक्शन ई डी की वैल्यू, एंड फंक्शन एच डी की वैल्यू, फंक्शन एच डी की वैल्यू। तो हमें ये बताओ, इनको पहले क्लोज कर दूं, तो फंक्शन बी डी की वैल्यू बताओ पहले, बी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम हमारी कितनी है, फंक्शन बी डी की वैल्यू ये रही हमारी, तो कितनी वैल्यू आई है 10, सो 10 लिख देते हैं, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है 10, एंड अब हमारे सी डी की वैल्यू कितनी है 8 है, एंड नाउ अब हमारा ये क्या है,
ये हमारा क्या है, ईडी। सो ईडी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ईडी फंक्शन ईडी की वैल्यू 13, ठीक है, फंक्शन ईडी की वैल्यू 13 है। एक्चुअली मेरे को कॉमा नहीं लगा ना, तो यहाँ ध्यान भूल गया। एच डी की वैल्यू कितनी है, एच डी, वेर इज एच डी, वेर इज एच डी। सो एच डी की शायद, रुक जाओ, एच डी की कितनी आएगी, एच टू डी जाना है मेरे को, ये हो गया। एंड एच डी, तो एच डी का 7 आएगा शायद, ठीक है, क्योंकि एच से डायरेक्ट डी जाऊंगा तो फंक्शन एच डी की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। सो नाउ अब हमको ये जो हमारी फंक्शन निकले तो इसको पुट करना है फंक्शन एच एस डी में, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना, तो ए डी की वैल्यू कितनी है 22, ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी है 22, ठीक है, और बी डी की वैल्यू कितनी है 10, एंड सी डी की वैल्यू कितनी है 8। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तो 4 + 22 कितना हो गया 26, 26 के बाद 2 + 10, 2 + 10, 2 + 10 12, एंड 8 + 8 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोग्राम यहीं पे होता है, क्या होता है कि अब मेरे को एक बात बताओ, फंक्शन एफ डी इज इक्वल टू, अब तुम एक वैल्यू पिक करोगे तो इसमें से मेरे को बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू 12 है, तो एस डी फंक्शन एच डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 12, ठीक है। अब तुम ध्यान से समझना, तुम किसी भी पार्ट से जा सकते हो, तो देखो मैं बताऊं तुम किस, ये 12 कैसे आंसर आया दिखाऊं तुमको, देखना एच डी, तो तुम कहाँ से जाओगे, एफ से बी जाओगे तो 2 हो गया, बी से 10 एच जाओगे तो कितना हो गया 5, और यहाँ डी चलेगा तो कितना हो गया 7, तो 7 और 3 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, तो देखो वही आंसर आया 7 2 10, ये मिनिमम आंसर आया है। आई थिंक क्लियर हो गए होगे तो। एंड मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं तुमको, मतलब डायग्राम मैंने तुमको दिखाया था ये वाला, एंड मैंने तुमको बताया था कि देखो 1 2 3 डायरेक्ट ये कैसा गया हुआ है, तो आई थिंक तुमको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ ये 1 आवर्स प्लस का वीडियो हो चुका है अभी, एंड हमारे 2 टॉपिक्स बाकी हैं, तो चलो रिलायबिलिटी डिज़ाइन वाला करते हैं, देन हमारा फ्लड वॉर्सल वाला है, ठीक है। सो नाउ रिलायबिलिटी डिज़ाइन का हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, देन न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यार बड़ा स्कैम हो गया, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कैसे करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही करना है, जो हमने अभी मल्टी स्टेज ग्राफ का क्वेश्चन समझा है ना, उसको आपको सॉल्व करके ही करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे ही करोगे तो तुक्का लगा के आ रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो रिलायबिलिटी डिज़ाइन क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो रिलायबिलिटी मीन्स जो भी प्रोडक्ट है उनकी कॉपी हमारे पास बैकअप के लिए, बैकअप के फॉर्म में होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने लैंग्वेज में बता दी है कि जो हमारा रिलायबिलिटी डिज़ाइन है, इट मीन्स जो भी प्रोडक्ट है उसका कॉपी हमारे पास होना चाहिए, एंड बैकअप के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, एंड हम उसी को क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी डिज़ाइन बोलते हैं। तो चलो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन नहीं मतलब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरी डेफिनेशन है जो मेरे को याद थी, तो शुरू करते हैं। सो रिलायबिलिटी डिज़ाइन रिलायबिलिटी डिज़ाइन प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें एक सिस्टम के हर स्टेज या डिवाइस के लिए मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं, मतलब रिडंडेंट कॉपीज यूज करके गिवन कॉस्ट कांस्टेंट के अंदर सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या की जाती है, मैक्सिमम की जाती है। तो देखो रिलायबिलिटी डिज़ाइन जो होती है, रिलायबिलिटी डिज़ाइन प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें एक सिस्टम के हर स्टेज डिवाइस के लिए मल्टीपल डुप्लीकेट रिडंडेंट कॉपीज यूज करके गिवन कॉस्ट कांस्टेंट के अंदर सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की जाती है, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस होता है क्रिटिकल सिस्टम जहां फेलियर कॉस्टली हो, देखो जहां सिस्टम क्रिटिकल सिस्टम में रिडंडेंसी ऐड करके रिलायबिलिटी इंप्रूव करना और बजट कांस्टेंट के अंदर करना होता है, ठीक है ना। इसका वर्किंग समझ लो, तो वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेना। तो अगर एक डिवाइस की इंडिविजुअल रिलायबिलिटी आर है और उसको एम कॉपीज में यूज़ किया जाए, तो उस स्टेज की कंबाइंड रिलायबिलिटी फेलियर प्रोबेबिलिटी सभी की फेल होने की क्या होगी, ठीक है,
उसकी प्रोबेबिलिटी बताना, ठीक है। स्टेज रिलायबिलिटी ये इसका फॉर्मूला, एंड मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दूंगा, अगर ये आपको याद करना तो ये याद कर लेना, एंड जो मैं लास्ट में बताऊंगा तो वो याद कर ले। डीपी अप्रोच क्या होती है कि हर स्टेज के लिए अलग अलग नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स m इक्वल टू 1 2 3 ट्राई करके कॉस्ट बजट के अंदर रहते हुए और वो कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जो ओवरऑल रिलायबिलिटी लाइक सभी स्टेज की रिलायबिलिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। एंड इसका ये डायग्राम देख लो, रिलायबिलिटी डिजाइन विथ रिडंडेंसी। तो डिवाइस डिवाइस स्टेज 1 स्टेज 2, तो यहाँ पे डिवाइस आर से आर इज इक्वल 0.1 है एंड इसकी डुप्लीकेट कॉपी है। सिंगल डिवाइस में कितना 0.8 है, तो यहाँ पे पैरेलल रिडंडेंसी है। रिलायबिलिटी कितना 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर मतलब 0.99, एंड नो रिडंडेंसी इसकी रिलायबिलिटी 0.8 है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए रिडंडेंसी ज़्यादा करने से रिलायबिलिटी बढ़ती है लेकिन कॉस्ट भी बढ़ती है, ट्रेड ऑफ होता है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेज रिलायबिलिटी सीरीज में एज्यूम करते हैं। एडवांटेज गिवन बजट में ऑप्टिमल रिलायबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एंड क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम के लिए सिस्टमेटिक डिज़ाइन अप्रोच होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि रिडंडेंसी से सिस्टम कॉस्ट, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और एप्लीकेशन क्या? एरोस्पेस सिस्टम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स और फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर सिस्टम में रिलायबिलिटी डिज़ाइन बढ़ती है, ठीक है। तो मेरी एक बात ध्यान से समझना कि मैं तुमको अब क्वेश्चन समझाऊंगा, एंड क्वेश्चन समझाते समझाते मैं तुमको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ जो कि रिलायबिलिटी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे लिखेंगे म्यू आई एंड सी माइनस समीशन सी आई अपॉन कर दो पूरे का सी आई प्लस 1। तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 1.55 है तो 2 कंसीडर करेंगे, अगर 1.3 है तो 1 लेंगे। मान लो कि अगर 1.5 से ऊपर है तो 2 कंसीडर होगी, एंड 1.499 है तो 1.499 है तो हम क्या करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखो अब मैं इसके कुछ टर्म बताऊंगा आपको जो कि आपको आगे समझ में आएंगे। तो चलो स्टार्ट कर दें क्वेश्चन को, एंड थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये पेपर में आता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो रिलायबिलिटी डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल रिलायबिलिटी इंक्रीज हाइट एंड इन सीरीज ऑफ रिलायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूँगा। सो देखो यहाँ पे पहले कॉमन टर्म बता देता हूँ। डी आई मतलब क्या होगा? आपका डिवाइस होगा, क्या होगा? डिवाइस होगा। सी आई आपका क्या होगा? कॉस्ट होगा। आर आई तुम्हारा क्या होगा? रिलायबिलिटी होगा। क्या होगा? रिलायबिलिटी। यू आई तुम्हारा क्या होगा? अपर अपर बाउंड ऑफ डिवाइस। क्या होगा? अपर बाउंड क्या? अपर बाउंड ऑफ डिवाइस। नाउ क्लियर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन देखना, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें ना अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने। डी आई और सी आई, आर आई और हमारा यू आई समझा दिया है, वहाँ पे यू आई ही है, ठीक है। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अरे यार ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी जहाँ, मतलब मेरे को ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो लाइन सीधी हो जा, हाँ यहाँ पे भी सीधी हो जाना और यहाँ पे भी सीधी हो जाना एंड यहाँ पे भी सीधी हो जाना, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक बॉक्स सा बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। सो D1, अरे अब D1 ने D1 लिखना था, DI लिख गया, आई एम सॉरी। D1, D2, D3। C1 की वैल्यू कितनी है? 30 है और इसकी 15 है और इसकी 25 है। कितना है? 25, ठीक है। और R1 कितना है? 0.9 है, 0.8 है, आर वन क्या? 0.9, 0.8, 0.5। यू आई कितना है हमारा? 2 3 5, 2 3 3, और हमारी सी की वैल्यू कितनी है? 105।
अब पहले सबसे पहले हम समीशन ऑफ सी आई निकालेंगे। तो समीशन ऑफ सी आई इज इक्वल्स टू 25 30 हो गए हमारे 55, 55 और 15 हो गए हमारे के, सॉरी 30 20 50 5 55 55 5 कितना हुआ, 55 5 कितना होता है गाइस, 55 5 60 और ये 70। सो मैं क्लियर हूँ या मैं गलत कुछ जोड़ रहा हूँ? मेरे को लग रहा है वैल्यू वैल्यू कहीं गलत लिख दी क्या? हाँ, वैल्यू ही गलत है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 20 है, क्या है 20। तुम वैसे भी कर सकते हो, बाकी मेरे को थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 50 65, तो 65 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट हो गया, क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, समीशन ऑफ सी आई निकाल दिया ना, मिनिमम अमाउंट, ठीक है। हमने सभी को जोड़ दिया। अब देखो, अब तुम एक क्वेश्चन देखो, अब तुमको क्या करना है, सी माइनस समीशन ऑफ सी आई करना है। समीशन सी क्या है हमारी, सी की वैल्यू है 105, कितनी है 105। 105 में तुम 65 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 40 रुपये बचेगा तुम्हारे पास, क्या बचेगा, 40 रुपये। तो वी कैन चेक 40 रुपीज़ में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से समझना कि अब हम D1 चेक करने वाले हैं, क्या करने वाला है, D1 चेक करने वाले। तो रुपीज़ अपॉन क्या करेंगे हम, D1 का अमाउंट, ठीक है। तो D1 का अमाउंट कितना, ऊपर देखने चलते हैं। D1 का अमाउंट है 30। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, सो 40 अपॉन 30। तो 40 अगर अपॉन 30 करना है, ठीक है। तो 40 अपॉन 30 करोगे तो आई थिंक कितना आएगा, 40 अपॉन 30, सो 1.33 करके कुछ आ रहा है। तो 1.33 क्या होगी, सेलिंग वैल्यू, क्या होगी, सेलिंग वैल्यू 1.33। बट मैंने बोला था कि अगर 1.5 के नीचे है तो हम उसको क्या क्या कंसीडर करेंगे, 1। तो 1+1 मतलब 1, एक कॉपी लेंगे हम, और एक कॉपी हमारी क्या होगी, कॉपी होगी। तो ये क्या होगा, 2 कॉपी ऑफ D1 होंगी। कितनी होंगी, 2 कॉपी हमारी क्या होंगी, D1 की होंगी, ठीक। C1 क्यों लिख रहा है भाई, D1 लिखना है। कितनी कॉपी होंगी हमारी, D1 की 2 कॉपी, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम हम ऐसे ही निकाल लेंगे, किसके लिए, D2 के लिए एंड D3 के लिए। तो D2 के लिए कितनी वैल्यू है, रुपया तो सेम रहेगा 40 रुपये, अपॉन में कितना लिखना है, 15, और नीचे का 20 याद रखना, ठीक है। 15, तो इसमें कितना आएगा, तो अब हम 15 का डिवाइड भी कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 15, तो इसमें कितना आएगा, 2.66, तो मतलब 3। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 2 कॉपी हमारी ओरिजिनल होंगी, एक 2 कॉपी ओरिजिनल, एक हमारी क्या हो जाएगी, कॉपी। सो कितना हो जाएगा, 3। अब 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 40, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 कॉपी हमारी ओरिजिनल हो गई, एक कॉपी हमारी कॉपी की हो जाएगी, तो 3 3 हो जाएंगे। अब देखो, ये तो हमने निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हमने कर ली, एंड यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बस हमको इतना ही करना रहता है। तो देखो, बस तुमको इतना फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है, या तो तुम जैसे मैंने निकाली है वैसे निकाल सकते हो, फार्मूला की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, या तो तुम ऐसा कर सकते हो, फॉर्मूला कैसे, देखो ध्यान रखो, UI, ठीक है, C माइनस समीशन ऑफ CI अपॉन CI कर सकते हो, ठीक है, +1 कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ आई थिंक ये भी न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, एंड हमको लग रहा है अब पेज चेंज करने की ज़रूरत आ जाएगी। तो हम पेज पहले से ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि फ्लोड वर्सल जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फ्लोड वर्सल है, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका, एंड ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं। तो चलो अब फ्लोड वर्सल की तरफ बढ़ते हैं, एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझा देंगे, ठीक है। एंड नाउ फ्लोड वर्सल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब यूनिट नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने। फ्लोड वर्सल होता क्या है, so flood versal we have to find the shortest path between every pair. First we have to understand how to take matrix form to weighted graph. so देखो, सबसे पहले एक चीज सुनना कि जो हमारा फ्लोड वर्सल है ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है जो
वेटेड ग्राफ में ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान रखना, फ्लोड वर्सल एल्गोरिथम एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है जो वेटेड ग्राफ में ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है, यानी हर पेयर के पॉसिबल पेयर्स ऑफ वर्टेक्स के बीच में क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड करना एंड एक साथ कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, देखो ग्राफ के सभी वर्टाइसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ एक साथ इफिशिएंटली डिटरमाइन करना बहुत मतलब नेगेटिव वेट के साथ भी काम करता है अगर नेगेटिव साइकिल ना हो तो। ठीक है, तो ग्राफ के सभी वर्टाइसेस के बीच शॉर्टेस्ट पाथ एक साथ क्या करना, इफिशिएंटली डिटरमाइन करता है। ठीक है, एल्गोरिथम वर्किंग समझो कि एल्गोरिथम एक डिस्टेंस मैट्रिक्स मेंटेन करता है जिसमें डिस्टेंस आई जे, मतलब आई हमारा रो हो गया एंड जे हमारा कॉलम हो गया, इक्वल टू शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्म होती है आई टू जे। हर इंटरमीडिएट वर्टेक्स के 1 से एन तक के लिए चेक करते हैं क्या आई से जे तक लगने आई से जे जाने वाला वक्त के थ्रू जाना छोटा है या डायरेक्टली जाना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ये चेक जो होता है वो हर पेयर आई जे के लिए इंटरमीडिएट वर्टेक्स के लिए किया जाता है 3 नेस्टेड लूप्स में। तो देखो ये आपका के हो गया एंड ये आपका आई जे हो गया। चेक फॉर एवरी के इफ वाई के पाथ इज सॉर्टेड देन अपडेट डिस्टेंस आई जे। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान से देखना, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, एक ही नंबर में सभी वर्टाइसेस पेयर का रिजल्ट मिल जाता है। नेगेटिव एज वेट हैंडल कर सकते हैं, नेगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी की पावर 3 यानी कि वी क्यूब। 3 नेस्टेड लूप होते हैं, वी इक्वल टू वर्टाइसेस होता है। अब टाइप देख लो, सबसे पहले आता है फ्लोड वर्सल और डिसगास्टर, इनमें डिफरेंस देख लो। स्कोप समझना, तो ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो हमारा फ्लोड वर्सल होता है, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो देखो जो हमारा डिसगास्टर वो सिंगल सोर्स होता है और जो हमारा फ्लोड वर्सल होता है वो सभी पेयर्स के लिए होता है। नेगेटिव वेट हैंडल, जो हमारा फ्लोड वर्सल है वो नेगेटिव वेट भी हैंडल कर सकता है, लेकिन जो हमारा डिसगास्टर है वो हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी ऑर्डर ऑफ वी क्यूब, और इसका क्या होता है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई लॉग वी। ठीक है, अप्रोच कौन सी अप्रोच, ये डायनेमिक अप्रोच फॉलो करता है, ये ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, नाउ क्लियर होगा। एंड एडवांटेज क्या है, तो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ट्रिपल नेस्टेड लूप होता है, और निगेटिव वेट में क्या होता है, निगेटिव वेट हैंडल कर सकता है लेकिन एक ही रन में सभी पेयर्स का रिजल्ट होगा। ठीक है, और डिसएडवांटेज ऑर्डर ऑफ वी क्यूब बड़े ग्राफ्स के लिए बहुत स्लो हो जाते हैं एंड नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट कर सकता है लेकिन उनके साथ करेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, एप्लीकेशन नेटवर्किंग, राउटिंग टेबल, अर्बन ट्रैफिक प्लानिंग, सभी पेयर्स के बीच डिस्टेंस और फ्लाइट रूट ऑप्टिमाइज करता है। ऑल डेस्टिनेशन में फ्लोड वर्सल का यूज होता है। तो ये इसका आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, मैंने पढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। एंड अब इसका फ्लोड वर्सल का एक न्यूमेरिकल बचा है जो कि हम पढ़ाएंगे। एंड चलो अब उसी में चलते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम क्वेश्चन करेंगे एक। ठीक है, एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा एंड अच्छे समझने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल होता है, दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा आई और जे होने वाला है, ठीक है, तो जो आई और जे, ठीक, आई और जे, तो ये क्या होता है कि आई बराबर जे बराबर 0 मतलब इक्वल टू। ठीक है, फिर आता है आपका ए आई जे, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट पाथ के लिए कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट पाथ के लिए इनफाइनाइट कॉस्ट होती है। ठीक है, और आई जे वेटेड कॉस्ट, क्या, वेटेड कॉस्ट। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। चलो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा चलते हैं हम किसमें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसको आपको फ्लोड वर्सल मेथड के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आर यू रेडी गाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले सबसे पहले गोले बना लेते हैं क्योंकि गोले अगर अच्छे से बन गए तो अपन अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
सो नाउ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ठीक है, एंड ई पार्ट। तो ये हो गया। एंड अब देखो, अब डायरेक्शन देनी है भैया इनको, तो सबसे पहले हम जाएंगे, कहीं पे भी चले जाओ, डायरेक्शन देनी इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ा सा गलत ना दे दूं बस। ए से हम बी जाएंगे, बी से हम सी जाएंगे, सी के बाद हम कहाँ जाएंगे, सी टू डी जाएंगे, ठीक है। सी टू डी जाने के बाद डी से हम डायरेक्ट ए पे पहुंच जाएंगे, फिर हम बी से डी भी जा सकते हैं, और हम डी से कहाँ जा सकते हैं, ई जा सकते हैं, और ई से हम ए तो पहुंच ही गए हैं, ठीक है। नाउ गाइज अब मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ पे 70 रुपया मतलब 70 प्रॉफिट होगा आपको, और यहाँ आपको 60 होगा, यहाँ आपको 50 होगा, यहाँ आपको 40 होगा, एंड यहाँ आपको 30 होगा, यहाँ आपको 10 होगा, एंड 20 होगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले लिए अपन ने, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो काउंट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ, एफ तो है नहीं है भैया, तो ए बी सी डी ई मतलब 5 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे पास, 5। तो मैं अभी इसको बना के लाया जल्दी से, क्योंकि मेरे को डायग्राम बना। सो ध्यान से देखना, अब तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, डायग्राम का मूड कैंसिल हो गया, ए बी सी डी, जितने भी कैरेक्टर हैं उनको सबको लिख दो, ए बी सी डी ई, एंड यहाँ पे अपना एक ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे भी अपना एक ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मार्क करोगे सेम टू सेम ए बी सी डी, एंड लास्ट में थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को कट करके थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, एंड ई। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके डायगोनल्स है, डायगोनल्स सब समझते होंगे, उनमें आपको क्या फिल करना है, आपको फिल करना है क्या, फिल करना है आपको क्या, ध्यान से समझना, क्या फिल करना है गाइस, जीरो फिल करना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से समझना, तुमको बहुत इजीली समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आपके डायगोनल्स है उनमें क्या भर देंगे, हम जीरो भर देंगे आंख बंद करके, ये पहला स्टेप है, जीरो जीरो, सी में जीरो, डी में जीरो, एंड ई में जीरो। अब देखो, ए से हमें बी जाना है, अब पहले ए बस को ध्यान रखना, एंड फिर हम बी से बात करेंगे, फिर सी से बात करेंगे, ठीक है। तो ए से हमें बी जाना, तो ए से बी की कॉस्ट कितनी है, सबको दिख रही होगी 10। अब ए से सी जाएंगे तो मतलब ए से सी जाएंगे तो ये बी को पार करके जाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो कोई जा नहीं सकते, तो हमारे पास क्या लिखना है हमको, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हम ए सी में नहीं जा सकते, तो डी में भी इन्फिनिटी, एंड ई में भी इन्फिनिटी। अब आते हैं हम भैया कहाँ पे, बी वाले पार्ट में। तो देखो, अब बी से हम ए नहीं जा सकते हैं कैसे भी कर, क्योंकि डायरेक्शन दी गई है, अगर डायरेक्शन नहीं दी गई होती तो हम जा सकते थे, बट ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमें इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। एंड अब हम बी से सी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 20। बी से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 40। हम बी से ई नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या भरेंगे, इन्फिनिटी। सी से हम ए जा सकते हैं, नो, इन्फिनिटी। बी भी नहीं जा सकते, इन्फिनिटी। सी से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, और सी से सी जीरो, देखो ये तो जीरो आ ही गया, इसको हटाओ, ये इसीलिए डायगोनल पे मैंने जीरो भरवाए हैं, ठीक है। सी से डी जाएंगे तो कितना, 30, एंड ई नहीं जा सकते तो इन्फिनिटी। डी से हम ए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 50 कॉस्ट है, एंड बी नहीं जा सकते हैं, इन्फिनिटी। सी नहीं जा सकते हैं, इन्फिनिटी। ई जा सकते हैं, 60, एंड ई से ए जा सकते हैं, 70। बी नहीं जा सकते, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो आई होप तुमको ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, क्या आ गया, पहला स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब नाउ, अब ये मैंने तुमको क्या समझाया था, कि एक चीज है जो कि आपको समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए आपको,
कि भैया हमको वैल्यू कैसे पुट अप करनी है। आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं तुमको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन समझाने, सो आई थिंक ये एग्जाम्पल तुमको समझ में आया होगा। एंड अब चीज देखना, क्योंकि मैं अब ये तुमको वैल्यू पुट अप करना नहीं सिखाऊंगा कि वैल्यू ऐसे पुट कर दो भैया, वैल्यू वैसे पुट कर दो। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। सो अब आप लोग देखिएगा। सो चलो फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। एंड प्लीज अब मेरे से कोई प्लीज मत बोलना कि भैया वैल्यू पुट कैसे कर दी। तो अब देखो, सो 1 2, अब देखो मैं पेपर के हिसाब से समझा रहा हूँ, ऊपर कैरेक्टर से समझाया था। अब यहाँ पे कैरेक्टर से नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज समझाऊंगा, ठीक है। तो ऊपर वाला डायग्राम देख सकते हो, बहुत सिंपल सा डायग्राम था। दैट्स वाई मैंने आपको समझा दिया कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखना, ठीक है। सो अब ध्यान से क्या देखना है आपको। तो हम कहाँ जा रहे हैं, इतना ध्यान से समझना। अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम जाएंगे पहले 1 से 4, ठीक है। 1 से 4 जाएंगे और 1 से यहाँ भी जाएंगे, ठीक है। हम जा रहे हैं 1 से 2, 2 से जा रहे हैं 3, 3 से जा रहे हैं 4, एंड 4 और 3 से जा रहे हैं 1, ठीक है। 3 से 1 में भी जा रहे हैं और 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखो, अब हम सारे जगह पहुँच गए। अब नंबर कहाँ से आएंगे, तो नंबर देखो, इसके लिए ब्लू पेन यूज़ करेंगे। तो 8 3 5 2 1 7 2, आई थिंक सारी मार्किंग हो गई। अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो कितने टेबल आएंगे, तो अब A0 के लिए टेबल बनानी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे भी 4 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ क्लियर हो गया। सो यहाँ पे 1 2 3 4। सो पहला रूल, डायगोनल में 0 भर दो, भर दिए भैया। 1 से 2 की वैल्यू कितनी है, 1 से 2 की वैल्यू है 3, बाकी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। 2 से 1 की वैल्यू 8, 2 से 3 की वैल्यू 2, 2 से 4 की वैल्यू इन्फिनिटी, 3 से A की वैल्यू, 3 से 1 की वैल्यू 5, 3 से 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, 3 से 4 की वैल्यू 1, 4 से 1 की वैल्यू 2, और 4 से 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, 3 की भी इन्फिनिटी। तो ये हो गया। अब अपने पास जितनी वर्टेक्स होंगी उतने मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने पड़ेंगे एंड अपन को शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स A1 शुरू करते हैं। कौन सी, A1, ठीक है। सो A1 मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं हम। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। एंड अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है, ठीक है। अब मेन पार्ट क्वेश्चन का आता है, ठीक है। तो कॉलम वॉलम सब याद रखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब आपको कैसे क्या करनी है चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक। तो अब देखना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0। अब हमारा जहाँ जहाँ पे भी इन्फिनिटी है, क्या क्या है, इन्फिनिटी है। एंड इन्फिनिटी के बाद क्या है, तो नाउ अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो जी, अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व छोटा कर लेता हूँ कि समझ में आने लगे। तो 3A इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। अरे भाई, 1 से 4, 1 से 4 जाने के लिए 7 वैल्यू मैंने इन्फिनिटी लिख दी है। देखो 1 से 4 जाने के लिए 7 वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ पे भी 7। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। तो नाउ ये हो गया। एंड अब हमको जो वैल्यू सॉल्व करनी है उनके लिए अब देखो यहाँ पे, अब हम मैट्रिक्स को बाद में फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले A1 के लिए हम वैल्यू पुट करें, A1 2 और 3। तो हमारा ये 2 हो गया क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आई होप क्लियर। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे वैल्यू। सो A1 मतलब A1 का मतलब A1 मैट्रिक्स है, ये A0 मैट्रिक्स है, ठीक है। सो A1
2 और 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स 0 और इसका क्या निकालना है 2 और 1 का। देखो 2 रो फर्स्ट कॉलम, क्या 2 रो मतलब रो नंबर सेकंड और कॉलम नंबर फर्स्ट प्लस ए मैट्रिक्स 0 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8, अब 2 और 1 इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी है 8 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। अब हेयर अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स 0 इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स 0 इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी ए मैट्रिक्स 0। अब 2 और 3 कॉलम की वैल्यू निकालनी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू नहीं यार, हमें कंपेयर करना है भाई, क्या करना है कंपेयर करना। तो लेस देन ए मैट्रिक्स 0 2 1 प्लस ए 0 1 और 3। अब मेरे को एक चीज़ बताना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ए मैट्रिक्स 0 2 3 की सेकेंड कॉलम थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है 2 एंड यहाँ पे क्या है 8 और इन्फिनिटी अभी अभी निकाली। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है उसमें हम क्या भर देंगे 2, ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगी, क्या आएंगी बाकी सब सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 भर देंगे, 8 के बाद हम 0 भर देंगे और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, अब हमें यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के लिए चेक करना। तो अब हमने 8 ये हमने किसके लिए निकाल ली, A1 2 3 की वैल्यू निकाल आई हमारी। अब A1 2 4 के लिए निकालनी है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स 0 मतलब मैट्रिक्स 0 ले रहे हैं हम और यहाँ पे हम 2 और 4 के लिए निकालना हमको, किसके लिए 2 और 4 के लिए। तो ध्यान से देखना, लेस देन ये फॉर्मूले टाइप से हैं एंड A0 2 और 1, ठीक है, प्लस A0 1 और 4। तो देखो ध्यान से समझना 2 1 की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, तो 8 प्लस 7, अब 8 वैल्यू किसकी है 2, ये 2 और 1 की है और 17 किसकी है, सॉरी 7 किसकी है A1 मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम की, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हम इसको इसमें क्या आएगा, तो इन्फिनिटी और 15, तो हेयर जो हमारी 15 है वो स्मॉलर वैल्यू है किससे, लेस देन इन्फिनिटी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 अरे 24 नहीं मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम लिखना था, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये कितना आ जाएगा 15, क्योंकि ध्यान से समझना इन्फिनिटी वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू 15, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम कितना पुट कर देंगे 15। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब देखो अब थर्ड रो के लिए फिल करना है, ठीक है। तो अब थर्ड रो के लिए हमारी कौन कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो ध्यान से समझना, तो हमें 5 पुट नहीं करनी है, रुक जाओ मैं जो पुट नहीं करनी है वो हम ब्लैक पिंक अरे यार येलो पेन से भर रहे हैं और जो पुट करनी है वो हमें देखो 0 भी हमें नहीं पुट करना है। तो अब हम 2 वैल्यू बची है, तो अब कौन सी भरी जाएगी, A1 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो A का 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम लेस देन ए का ए मैट्रिक्स 0 थर्ड का फर्स्ट रो प्लस एक सेकंड 1 का सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास इनफाइनाइट है, लेस देन और ए के ऊपर वैल्यू देखेंगे थर्ड का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 वैल्यू और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस 3, तो कितनी वैल्यू आएगी 8, तो 8 आ जाएगी, अरे इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूँ, 8 आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जो हमारी 8 वैल्यू है वो स्मॉलर देन है किससे इन्फिनिटी से। तो हमारा जो अरे अरे भाई ये कितना आ जाएगा 3 2 कितना आ जाएगा 8। तो हम 8 कहाँ पे पुट करने वाले हैं, 8 पुट करने वाले हैं यहाँ तक,
यहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं इरेज करके ही लिख दूँ। 8 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। नाउ अब देखो, अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो अब क्या करना है, अब हमने किसके लिए निकालनी है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम के लिए, ठीक है। सो थर्ड रो A1 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब जीरो मैट्रिक्स वाला A0, ठीक है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो इसके लिए क्या आएगा, लेस देन, भाई यार ये जो लेस देन और इक्वल टू में प्रॉब्लम हो रही, तो यहाँ पे लेस देन ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और प्लस A1 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, लेस देन 5 और 7, ऊपर जाके वैल्यू देखना तो 5 7 आएगी, और लेस देन 12। तो यहाँ पे लेस देन कौन है, 1 है। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखना, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में क्या वैल्यू आएगी, 1। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बचा हमारे पास कौन सा वैल्यू, अब बचा हमारे पास फर्स्ट कौन सा, A1 मैट्रिक्स का, A1 मैट्रिक्स का फोर्थ रो सेकंड कॉलम, ठीक है। बिकॉज मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी दिखाता हूँ, क्योंकि हमारी जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 भरी हुई है। ये देखो ये इतनी जल्दी फुल हो जाता है हमारा ये डायग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, ये 3 हो गए, चौथा भी हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हमें 2 भरना है, तो मतलब फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम के लिए निकालना है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ, तो अब इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A0 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1 रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A0 ही है, एंड नाउ अब क्या करना है हमको, ए मतलब फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 2 है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 2 और 3 को, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो, तो अब क्या करेंगे, A041 लेस देन A0 ब्रैकेट 4 और 1, ठीक है, प्लस A0 1 और 2। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 41 की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और 41 की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी। तो अब सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारा 5 है वो लेस देन है किससे, हमारे इन्फिनिटी से। तो देखो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यहाँ पे हमारी आ जाएगी 5 वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे 4 और थर्ड कॉलम को निकालने के लिए, 4 और थर्ड कॉलम। तो 4 और थर्ड कॉलम, तो A1 कौन सा, A1, ठीक है। तो A1 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, एंड नाउ इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ए जीरो मैट्रिक्स का, ठीक है, प्लस लेस देन ए हो गया, एंड 4 3 प्लस A0 1 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 4 3 की, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है, ऊपर इन्फिनिटी है, ठीक है। सो इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी है, ये 3 बनाया हुआ, ठीक है। A3 की वैल्यू 8 है, और A4 की वैल्यू 0 वाले मैट्रिक्स में कितनी थी, इन्फिनिटी थी। तो इसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ठीक है। अब इन्फिनिटी पुट कर देंगे। देखो तो हमारा A0 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, A1 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब हमारी बात आती है A2 मैट्रिक्स के लिए, किसकी, A2 मैट्रिक्स के लिए। अब हमें A2 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करना है, देन A3 के लिए एंड A4 के लिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब A2 में सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सेम रहेंगे, A1 जैसे, और डायगोनल सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, जो हमारा A2 है, मतलब देखो A2 में जब हम A2 कर रहे हैं, तो उसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ध्यान रखना। और जो हमारा फर्स्ट था, तो उसमें क्या रहा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम रहा, ठीक है। बट अब यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं तुमको ये लाइन बोला हूँ, पिछले में नहीं बोला हूँ, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, बट या अब समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 0
0 हो गया एंड 3 हो गया। अब हमारा सेकंड कॉलम क्या है, 3 0 8 और 5। अब हमको किसका, सेकंड रो हमारी क्या, 8 2 15। तो अब ये चीज़ें सेम रहेंगी एंड बाकी हम अलग कर देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब ये चीज़ें हो गई एंड अब एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, क्या देखना है हमको कि भैया अब हमें ए स्क्वायर मतलब A2 मैट्रिक्स 1 और 3 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो A1 का मैट्रिक्स, अब पुराना वाला मैट्रिक्स लेंगे, A0 वाला मैट्रिक्स नहीं लेंगे, अब A2 के जस्ट प्रीवियस वाला मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, A1 वाला मैट्रिक्स। अब इसमें क्या हम वैल्यू लेंगे, 1 और 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेस देन A1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस A1 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो मुझे कोई वैल्यू बताएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू है इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट लेस देन 2। अब A1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 3, मतलब सॉरी गलती कर दी यार, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 2, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी लेस देन 5। तो 5 से छोटा है हमारा, मतलब इन्फिनिटी बड़ा है 5 से, तो 5 हमारा ऑब्वियस सी बात है छोटा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 5, ठीक है। अब बात करते हैं ए सेकंड, ए स्क्वायर मतलब हमारा सेकंड मैट्रिक्स है और हमें क्या निकालना है, 1 4 के लिए निकालना है, ठीक है। तो A1 1 4, ठीक है, लेस देन A1 1 2 एंड प्लस A1 2 4। तो 1 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 2 4 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2 4 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इसमें हमारी वैल्यू कितनी आई थी, शायद आई थिंक हमारी कितनी आई थी, 15 करीबन आई थी, कितनी आई थी, ठीक है। सो आई थिंक, सो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15। सो हम ऊपर पे फिल क्या करेंगे, 15, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या वैल्यू पुट करनी है, 15, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा फर्स्ट हो चुका है एंड अब हम क्या करेंगे, 1 4 हो गया, अब हम थर्ड रो पे मूव करेंगे। तो ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो A1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और ए A1 2 1 एंड प्लस A1 3 2। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई गलतियां होती हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी, तो A31 की वैल्यू कितनी है, 5, और ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है 8, और ए थर्ड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू इन्फिनिटी, जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। सो हम जाके क्या भर देंगे, 5 भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे हमारा 0 0, यहाँ पे हम 0 0 भर सकते हैं क्योंकि कॉलम डायगोनल्स में 0 ही होता है। नाउ ये हो गया एंड ए सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो A1 थर्ड रो फोर्थ कॉलम एंड A1 थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस A1 सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, सेकंड रो में, सेकंड रो की वैल्यू थी 15 एंड यहाँ पे थी 8 और यहाँ पे कितनी थी, 14। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, A34 कितना था, A34 कितना था, 1 था, ठीक है। हम 14 बोल रहे हैं, देखो गजब। यही तो देखो, अब मैं यहाँ पे 14 लिख दूं एंड ये गलत हो जाए, फिर आप लोग बोलो भैया आपने तो गलत कर दिया। तो यहाँ पे मिनिमम 1 हो गया, तो हम 1 पुट कर देंगे, कहाँ पे, A34 में क्या पुट करेंगे, 1, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा एंड नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फोर्थ रो पे, तो ए स्क्वायर मतलब ए सेकेंड मैट्रिक्स, और ए सेकंड मैट्रिक्स होने के बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं, ए सेकंड मैट्रिक्स फोर्थ रो, कौन सी, फोर्थ रो हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, तो ए स्क्वायर 4 1 लेस देन A1 4 और 2, ये हो गया, प्लस A1 2 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, लेस देन 5 प्लस 3, 5 प्लस 8, तो 2 लेस देन 13, तो कितना हमारा मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 2। अब हमें करना है ए सेकंड मैट्रिक्स फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो A1 हो गया फोर्थ रो थर्ड कॉलम लेस देन A1 फोर्थ रो थर्ड कॉलम और A1 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसकी इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी लेस देन इसकी वैल्यू 7 है प्लस, देखो गलत हो गया, पहले एक बार चेक ही कर लेते हैं क्या वैल्यू क्या नहीं है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू मैं याद नहीं रख सकता ना। फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड, ठीक है। सो फोर्थ फोर्थ रो सेकंड कॉलम होना चाहिए था ना, 5 एंड 3, ठीक है, एंड इसकी 2, तो इसमें क्या होगा? फोर्थ रो सेकंड कॉलम आई थिंक। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 2, तो ये क्या आ जाएगा? 7, तो 7 हमारा शॉर्ट है, मतलब मिनिमम है एज इन्फिनिटी, तो ये आ गया। तो ये हमारी हो गई कौन सी? ये हमारी हो गई A2 मैट्रिक्स। अब हमें बनानी है A3 मैट्रिक्स। कौन सी? A3 मैट्रिक्स, A3 मैट्रिक्स। A3 मैट्रिक्स में हमारा जो थर्ड कॉलम होगा और थर्ड रो होगा वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें इसको 4 टाइम सॉल्व करना है भैया। कितने टाइम? 4 टाइम। देखो, डायगोनल 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 क्लियर, और यहाँ पे 5 8 और 1, थर्ड कॉलम में क्या आएगा? 5 2 7। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 0 5 ये हो गया। हाँ, अब हमें सॉल्व क्या करना है? ए क्यूब, देखो मतलब ए थर्ड मैट्रिक्स 1 2। अब हम इसमें क्या करेंगे? ए सेकंड मैट्रिक्स 1 2 लेस देन ए सेकंड 1 2 प्लस ए स्क्वायर थर्ड और फर्स्ट कॉलम। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? सेकंड में 3 थी, एंड लेस देन अब ए स्क्वायर 1 रो सेकंड कॉलम, तो कितनी वैल्यू थी? 1 रो सेकंड कॉलम, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास आई थिंक 5 और 3, कितनी थी? नहीं, पिछले 3 ही रही होगी ना भाई, 3 ही थी। कितनी थी? 3, एंड ए स्क्वायर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A2 में देखना है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया, एंड लेस देन 3 हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। आई होप क्लियर। अब ए क्यूब 1 रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 रो फोर्थ कॉलम में, तो ए स्क्वायर 1 और 4 1 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर 1 4, ठीक है। तो 1 4 के लिए क्या है? 15 लेस देन 15, तो लो 15 लेस देन 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा, ठीक है। 15 लेस देन 15 आ गया, ठीक। 15 लेस देन 15, आई थिंक मेरे को लग रहा है यहाँ पे गलत हो गया कुछ, रुकना 1 मिनट। सो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे चेक करिएगा, मेरे को आई थिंक गलत लग रहा है, एंड यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ चेक करिएगा, एंड बाकी अपन देखते हैं। 503 36, ठीक है। तो लेट्स चेक, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड 15 मैंने फिल कर दिया, बाकी सही है मेरे हिसाब से। अब A3 2 1 तो ए स्क्वायर 2 और 1 लेस देन ए स्क्वायर 2 3
प्लस ए स्क्वायर 3 1। तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी, 2 1 की वैल्यू क्या है 8, प्लस यहाँ पे कितनी है 2 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये लेस देन लगाना है यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा। तो 7 छोटा है 8 से, तो हम क्या फिल कर देंगे 7, क्या कर देंगे 7। एंड इसी प्रकार से अब हम इसको किसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब 3 की पावर 4, मतलब ए क्यूब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब। अब एक ए 4 मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, तो ए फोर्थ मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, जो हमारा लास्ट रो होगा, मतलब फोर्थ रो क्या है, फोर्थ रो क्या होगी 2 5 7 0। एंड हमारा जो फोर्थ कॉलम होगा कौन, देखो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे 6 3 1 एंड हमारा डायगोनल। एंड अब बाकी की वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है, एंड तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 आ रहा है, एंड 6 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड है ना, यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देख लेना। एंड अब ये A4 आप करोगे, एंड मैं बता दे रहा हूँ कि इनमें वैल्यू क्या पुट करो। तो डायगोनल सेम रहेगा, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम सेम रहेगा, तो बाकी की वैल्यू बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, और यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा, एंड यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो, और यही आपका आंसर है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एंड आई थिंक अब तुमको ये क्वेश्चंस डराएंगे नहीं। एंड वीडियो लेंदी हो रहा, ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट का हो गया, दैट्स वाई मेरे को फिनिश करना पड़ा। एंड ये आपका फाइनल आंसर है 0 3। फर्स्ट रो में क्या आएगा 0, देखो फर्स्ट रो ये हो गई, ठीक, सेकेंड रो ये हो गई, ठीक, थर्ड रो ये हो गई, एंड फोर्थ रो। तो फर्स्ट रो में क्या आएगा 0 3 5 6, 5 0 2 3 3 6 1 0 1 2 5 7 0। तो ये आपका सेकेंड यूनिट नहीं, थर्ड यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने यूनिट नंबर सेकंड पब्लिक कर दिया, प्लीज़ जाके देखो। एंड बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एंड बाकी ऑल द बेस्ट। एंड टेलीग्राम पे जो, हाँ तो मैं एक चीज़ बता दूं कि टेलीग्राम पे मैंने यूनिट नंबर 1 2 3 अपलोड कर दिए हैं नोट्स के, सो प्लीज़ जाओ एंड इनको डाउनलोड करो, एंड जाके प्लीज़ चेकआउट करो। एंड बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने इस बारी से, सो प्लीज़ जाके वीडियो देखो। एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।